हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, पिछले दो वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया था कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या क्या उस आंसर में होना चाहिए और क्या क्या आंसर की डिमांड है। 5 नंबर वाले आंसर्स को कैसे लिखेंगे आप, 10 वाले के आंसर्स को ऐसे लिखेंगे, और कुछ क्या है आंसर्स भी हमने करके देखे थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि भी किस तरह से हम कर रहे हैं। तो आज क्या है कि वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आंसर आपको कैसे लिखना चाहिए और क्या क्वेश्चन की डिमांड है, उसके हिसाब से आप आंसर को क्या लिखेंगे। देखिए, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों बायलिंगुअल क्वेश्चंस क्या आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, और दोनों वीडियोस का जो है जो होगा वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उस प्लेलिस्ट से क्या है उन वीडियोस को देख सकते हैं कि भाई आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, चेंज पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो हमारे चेंज पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आंसर राइटिंग हमें करनी है, ध्यान रखिएगा। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको दिए जा रहे हैं, आप चाहें तो इनके आंसर्स लिख करके इवेल्युएट भी करवा सकते हैं कि आपकी गलती कहाँ है, कहां आपने गलती की है, क्या आंसर की डिमांड होनी थी और आपने कितना आंसर में लिखा है, सही लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि उसी बेसिस पर क्या है आपके मेंस के जो मार्क्स हैं वो क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। तो अगर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं उनको हम देखते हैं कि भी आपका आंसर क्या होना चाहिए था और क्या क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है ये। और एक चीज और, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यानी जो सिलेबस में ऐड किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ठीक है, अब ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन कहता है इज फॉग अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन और नॉट, क्लैरिफाई। ठीक है, इसका हिंदी का मतलब ये है, क्या कोहरा वर्षण का एक रूप है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया था कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि कीवर्ड्स कौन से हैं। ठीक है, और सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन के नंबर कितने हैं, उसी हिसाब से फिर क्या है आप छोटा सा इंट्रो लिखेंगे, और अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें छोटा सा इंट्रो लिखेंगे, उसमें ज्यादा कंक्लूजन की डिमांड नहीं रहती है, आपके पास चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर में आपसे पूछ रहा है, कितने मार्क्स में पूछ रहा है, 5 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और 5 मार्क्स में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा आपको था, आपको कीवर्ड्स देखने हैं, क्वेश्चन के मेन वर्ड्स क्या है जिसके ऊपर आप क्या आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा, एक तो वर्ड आता है आपके पास में फॉग या कोहरा। ठीक है, तो एक तो वर्ड ये आ गया जो मेन है क्वेश्चन का। फिर दूसरा वर्ड आता है प्रेसिपिटेशन या वर्षण। ठीक है, प्रेसिपिटेशन या वर्षण, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको दोनों की क्या है डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, परिभाषा पता होनी चाहिए कि कोहरा क्या होता है और वर्षण क्या होता है, यानी फॉग, व्हाट इज फॉग एंड व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, यानी फॉग क्या है और प्रेसिपिटेशन क्या है, कोहरा क्या है और वर्षण क्या है। अब सबसे पहले तो आप ये लिख देंगे कि यहां पर डिमांड क्या कर रहा है कि आपको फॉग के बारे में बताना है। ठीक है, पहली बात तो क्या करनी है, आपको फॉग के बारे में बताना है, यानी कोहरे के बारे में बताना है कि कोहरा क्या है, उसकी परिभाषा आप लिखेंगे। फिर प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण जो होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, वर्षण हम किसे कहते हैं, क्या वर्षण होता है। फिर बात आ जाती है कि जब आप वर्षण पढ़ रहे होते हैं, प्रेसिपिटेशंस पढ़ रहे होते हैं, तो आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, टाइप्स। ठीक है, यानी कितने प्रकार के प्रेसिपिटेशंस हैं, वर्षण है कितने प्रकार के हैं। अब उनमें आपको यह ध्यान रखना है कि कोहरा या फॉग आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। देखिए, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन या वर्षण का मतलब होता है ऐसा जल, ठीक है, जो किसी भी रूप में हो। ठीक है, किसी भी रूप में, मींस वाटर इन एनी फॉर्म। ठीक है, वाटर एनी किसी भी रूप में पानी हो, वो अगर धरती तक पहुंचता है, क्या है, धरती तक पहुंचता है, अर्थ तक पहुंचता है, इफ इट रीचेस द ग्राउंड, और वो ग्राउंड तक पहुंच जाता है, ठीक है, तब तो वो क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन। तब उसको हम क्या कह देते हैं, प्रेसिपिटेशन या वर्षण। ठीक है, और अगर वो धरती तक ना पहुंच के, ठीक है, केवल
वातावरण तक ही रह जाता है, ठीक है, केवल वातावरण तक ही रह जाता है, तब उसे हम प्रेसिपिटेशन नहीं कहेंगे। दैट इज नोन नॉट एज नोन एज प्रेसिपिटेशन, उसको हम वर्षण नहीं कहेंगे। ध्यान रखिएगा। तो दोनों चीजें आपको क्या है बिल्कुल क्लैरिफाई करनी है और फिर ये बताना है कि फॉग धरती तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, कोहरा जो होता है वो धरती तक आता है या नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, फॉग जो होता है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही रह जाता है, ठीक है, यानी धरती तक नहीं पहुंचता है, ठीक है। पानी का प्रकार तो है लेकिन धरती तक ये नहीं पहुंचता है, इसलिए क्या है, ये वर्षण का एक प्रकार नहीं है। दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये प्रेसिपिटेशन का तरीका नहीं है, या फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन नहीं है, या प्रेसिपिटेशन या वर्षण का एक रूप नहीं है। ध्यान रखिए, फिर से बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है या 10 मार्क्स का है, क्योंकि दो ही तरह के क्वेश्चंस क्या हैं आपके आरएस मेंस में आ रहे हैं, ठीक है। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको छोटा सा इंट्रो लिखना है, ठीक है। और सबसे पहली मेन चीज ये देखनी है कि जो मेन वर्ड है, की वर्ड है, मुख्य जो शब्द हैं वो कौन से हैं, जिसके ऊपर आप अपने आंसर को क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे, आप आंसर बनाएंगे, उसी के अनुसार क्या आपका आंसर बनेगा। और यहां पर देख लीजिए, ध्यान दीजिए, 2 शब्द आते हैं आपके पास में, फॉग, ठीक है, और दूसरा प्रेसिपिटेशन यानी कोहरा व वर्षण, और फिर एक शब्द ये आ जाता है क्लैरिफाई, यानी स्पष्ट कर दीजिए कि ये प्रकार है या नहीं है, ठीक है। तो दोनों की क्या करेंगे आप, डेफिनेशन लिखेंगे, क्या करेंगे, डेफिनेशंस लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसे रिलेट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो अगर ये धरती तक पहुंचता है देन इट इज प्रेसिपिटेशन, उस कंडीशन में क्या है, ये प्रेसिपिटेशन है या वर्षण है। इफ इट डजंट रीचेस द अर्थ, ये प्रेसिपिटेशन नहीं है, दिस इज नॉट नोन एज प्रेसिपिटेशन, तो वर्षण नहीं है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा, और आपको क्या है, बाकियों से क्या है, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखिए, आंसर को फ्रेम करना ही मेन चीज है, जिससे क्या है आप औरों से क्या है और ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं बायोलिंगुअल फॉर्म में टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से क्या आप ये क्वेश्चंस ले सकते हैं और चाहें तो अपने इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। और वो किस तरह से इवैल्यूएशन करवानी है, उन क्वेश्चंस के अंदर ही क्या आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहली चीज, जब भी क्वेश्चन देखना है हमें ये देखना है कि क्वेश्चन का ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन है क्या, व्हाट द क्वेश्चन इज, ठीक है। और ये देखिए, ये क्वेश्चन जो था किसका था, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये है डिफाइन मेटलर्जी यानी धातु कर्म, तो ये क्या है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, और उसमें भी क्या है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें भी क्या है, जनरल साइंस का क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में, किसका, जनरल साइंस का क्वेश्चन आ जाता है। अब क्वेश्चन क्या है, डिफाइन मेटलर्जी, ठीक है, धातु कर्म को परिभाषित कीजिए। मेंशन 2 मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, यानी अयस्क के सांद्रण की 2 विधियों के बारे में लिखिए, ठीक है। अब यहां पर क्या है, सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था, कीवर्ड्स आपको देखने हैं, कौन सी चीज मेन कीवर्ड्स हैं। तो पहला पार्ट देख लीजिए, मेटलर्जी मेन कीवर्ड है, और आपको मेटलर्जी यानी धातु कर्म के बारे में लिखना क्या है, तो यहां से आ जाता है, परिभाषित कीजिए। मेटलर्जी को क्या करेंगे आप, परिभाषित करेंगे, धातु कर्म को क्या करेंगे आप, परिभाषित कर देंगे कि धातु कर्म एक्चुअली होता क्या है, या व्हाट एक्चुअली मेटलर्जी मीन्स के उसको बोलते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो आता है मेंशन 2 मेथड्स। अब ये मेथड्स मेन नहीं है, मेन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, क्लियर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या हम किसको कह लें, अयस्क के सांद्रण, ठीक है। अब यहां ध्यान रखिएगा कि अयस्क का सांद्रण हम कहते किसको हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, डेफिनेशन आपको नहीं लिखनी है, क्लियर है। यहां आपसे एक चीज का ध्यान रखिए, डेफिनेशन नहीं मांग रहा है ये आपसे क्वेश्चन, आपको कंसंट्रेशन ऑफ ओर नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बारे में आपको नहीं लिखना है, क्योंकि सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 50 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो 50 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, मींस यहां पर आपसे कंसंट्रेशन की डेफिनेशन नहीं मांग रहा है वो, ठीक है। सांद्रण की परिभाषा वो आपसे नहीं पूछ रहा है, केवल ये बताना है कि 2 तरीके कौन से होते हैं सांद्रण के, ठीक है। अब मेन चीज है कि मेटलर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, धातु कर्म की डेफिनेशन क्या होती है। तो आपको पता है मेटलर्जी का मतलब होता है, ठीक है, कि मेटल को क्या करना, प्योर फॉर्म में
निकालना, एक्सट्रैक्ट करना उसके कंपाउंड से, ठीक है। मींस उसके यौगिक जो होते हैं मेटल धातुओं के, वहां से क्या है, शुद्ध धातु को निकालना, शुद्ध धातु को प्राप्त करना, उसको पूरे प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, मेटलर्जी कह देते हैं या धातुकर्म कह देते हैं, ठीक है। अब बारी आती है, ये तो होगी डेफिनेशन मेटलर्जी की, आपने लिख दी 20 एक वर्ड्स के अंदर आपने डेफिनेशन लिख दी, यानी करीब 20 वर्ड्स में आपने ये डेफिनेशन लिख दी कि मेटलर्जी क्या होती है या धातुकर्म हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसे कहते हैं धातुकर्म, आपने पूरा उसके अंदर मेंशन कर दिया। अब दूसरी चीज आती है सांद्रण, किसे, सांद्रण कंसेंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा लिख सकते हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब ये होता है ओर का सांद्रण करना। ओर का सांद्रण करना मतलब होता है कि जो आपके पास में सैंपल अवेलेबल है, ठीक है, जो आपने क्या किया, खनिज लिया या ओर लिया, अयस्क लिया है, ठीक है, क्या लिया है, अयस्क लिया है, उसके अंदर जो है, क्लियर है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर क्या है, अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्या रासायनिक तरीके के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर हम उस तरह से बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है कि जो धातु का भाग है, ठीक है, धातु के भाग यानी धातु का जो वो यौगिक है उसकी सांद्रता को बढ़ाना है। मींस जो भी हमारे पास में सैंपल अवेलेबल है या सैंपल हमें दिया गया है या सैंपल है, उसके अंदर से जो फालतू की चीजें हैं, ठीक है, जो जिससे धातु का कोई संबंध नहीं है, ठीक है, मेटल जिससे मेटल का कोई रिलेशन नहीं है, उसको क्या करना है, आपको अलग निकालना है। क्या करना है, उसको आपको अलग निकाल देना है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंप्योरिटीज, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंप्योरिटीज कह रहे हैं, अशुद्धियां कह रहे हैं। तो अयस्क से जो अशुद्धियों को आप दूर निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। उसी को ओर अयस्क का सांद्रण कहा जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहा जाता है, ठीक है, अयस्क का सांद्रण उसी को कहते हैं। तो उसकी कोई भी दो विधियां आपको लिखनी है, आप कोई भी दो विधि क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चाहे आप मैग्नेटिक विधि लिख दीजिए, चाहे आप ठीक है, चाहे फ्लोटेशन विधि लिख दीजिए, जिसे हम झाग प्लावन विधि कहते हैं। जो भी विधि आपको समझ में आती है, कि आपको याद रहती है, वो केवल और केवल क्या है, दो विधियां ही आपको लिखनी है। ओनली एंड ओनली 2 प्रोसेसेस आपको लिखने हैं और उसे मेंशन करना है और उसे डिटेल में बता देना है, कितने, मान लीजिए 30 से 40 वर्ड के अंदर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। डिफाइन मेटलर्जी को आपने 20 वर्ड्स में डिफाइन कर दिया और उसके आगे वाले पार्ट को क्या किया, आपने 30 से 40 वर्ड्स के अंदर क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, मेंशन कर दिया, क्लियर कर दिया। तो आपके पास में क्या हो गया, ये एक आंसर निकल कर आ गया, क्या, 5 मार्क्स का आंसर। फिर से ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर देखने हैं, क्वेश्चन के नंबर कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से फिर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद कीवर्ड कौन सा है, यहां जैसे मेटलर्जी एक पार्ट अलग हो गया और दूसरा पार्ट इसका क्या हो गया, अलग हो गया। तो पहले पार्ट को आपने हल्का सा लिख दिया, बिल्कुल डिफाइन कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। मेटलर्जी की डेफिनेशन लिख दी और उसके बाद 2 मेथड्स आपने लिख दिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के, वो कौन से होते हैं। ये नहीं है कि आप सारे लिखें, केवल आपसे 2 मांगे गए हैं तो 2 ही लिखने हैं, जो आपको सबसे अच्छे आते हो एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल जरूरी है, एग्जाम्पल के साथ कोई भी 2 मेथड्स आपको जो भी आते हो वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं और आपका आंसर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन कहां से आया, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो फिर देख लेते हैं सबसे पहले नंबर कितने हैं इसके, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एन, ये काट दीजिए, ठीक है, इज एन इंप्रूवमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब देखिए यहां पर आर्थिक विकास की अवधारणा किस प्रकार आर्थिक वृद्धि की अवधारणा पर सुधार है, स्पष्ट कीजिए, क्लैरिफाई, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, कीवर्ड्स कौन से हैं ये ध्यान रखना है आपको। तो कीवर्ड्स ध्यान रखिए, एक तो आ गया आपके पास में इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक वृद्धि, ठीक है। दूसरा क्या आ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी ये एक आर्थिक विकास है
और ये क्या है, आर्थिक वृद्धि है, ठीक है, आर्थिक वृद्धि। अब दूसरा, ये दो कीवर्ड्स आगे, एक ये पूछ रहा है इंप्रूवमेंट, सुधार है या नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या सुधार है या नहीं है, ये आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या है, छोटे से फॉर्म में स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको दोनों की जो है छोटी सी हल्की सी डेफिनेशन लिखनी है 20 वर्ड्स के अंदर, दोनों को मिलाकर, ठीक है। 20 से 25 वर्ड्स में आप क्या करेंगे, 20 से 25 वर्ड्स में आप क्या करेंगे, इन दोनों की शॉर्ट में डेफिनेशंस लिख देंगे एक साथ। क्या करेंगे, एक साथ डेफिनेशन लिख देंगे कि आर्थिक वृद्धि क्या होती है, केवल केवल और केवल हम क्या मानकर चलते हैं कि मॉनेटरी टर्म्स में, मौद्रिक आधार पर अगर वृद्धि होती है, ठीक है, तो हम उसे क्या कह देते हैं, आर्थिक वृद्धि कह देते हैं। क्या कह देते हैं, आर्थिक वृद्धि कह देते हैं। इफ द ग्रोथ इज ओनली इंक्रीज इज ओनली ऑन इन मॉनेटरी टर्म्स, तो उसको हमने क्या कह दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ कह दिया। जैसे जीडीपी बढ़ रहा है, खाली जीडीपी क्या है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, ग्रोथ कह देते हैं, वृद्धि कह देते हैं। तो वो क्या कहलाती है, केवल वृद्धि कहलाती है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि जीवन स्तर अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, रहने के अच्छे उनको चीजें मिल रही है, एजुकेशन अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, हेल्थ अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, और जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो अच्छे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हम एक ही चीज देखते हैं कि केवल और केवल जो आउटपुट है, जो चीजें बन रही हैं वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, पर उसका प्रभाव समाज पर कैसा पड़ रहा है, इसके बारे में उसके अंदर नहीं पढ़ा जाता। तो ये क्या हो जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को तो लेता ही लेता है। क्लियर, इकोनॉमिक ग्रोथ को तो लेता ही लेता है। क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को तो लेता ही लेता है, वृद्धि के बारे में तो बात करता ही करता है, साथ में दूसरे और संकेतकों के बारे में भी क्या बात करता है, इंडिकेटर्स के बारे में बात करता है। जैसे कोई सोशल इंडिकेटर है, हेल्थ अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, जो इन्वायरमेंट है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, सोशल स्ट्रक्चर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और उनकी जो लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सारी की सारी अवधारणाएं या कॉन्सेप्ट्स किसमें पढ़े जाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो यहां ध्यान रखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो केवल एक संकीर्ण विचारधारा है। क्या है, संकीर्ण विचारधारा है, क्योंकि इससे क्या है, लंबे टाइम पे क्या है, लंबे टाइम में क्या है, ये कारगर साबित नहीं होती है। क्यों, क्योंकि उससे क्या है, हम केवल एक ही चीज देखते हैं कि ठीक है, हाँ आउटपुट बढ़ गया, हमने खुश हो गए। लेकिन जब तक सामाजिक संकेतक, हेल्थ, इकोनॉमिक इंडिकेटर, जो बाकी के इंडिकेटर्स हैं वो नहीं बढ़ेंगे, तब तक क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा। और लिविंग स्टैंडर्ड और ये चीजें नहीं बढ़ेंगी तो लंबे टाइम तक सतत विकास को हम हासिल नहीं कर सकते, या हम जिससे को सस्टेनेबल ग्रोथ कहते हैं उसको हासिल नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज एन इंप्रूवमेंट। ये क्या है, उसके ऊपर इंप्रूवमेंट है। ध्यान रखिए, मैंने आपको साफ कह दिया, दो चीज पार्ट्स हैं इसके अंदर। एक तो इनको कॉन्सेप्ट को आपको समझाना है, कितने 20-25 वर्ड्स के अंदर, और फिर आगे के जो 25-30 वर्ड्स आपके पास में आते हैं, क्या 25-30 वर्ड्स आते हैं, उसके अंदर आपको ये लिखना है कि वो इंप्रूवमेंट किस तरह से है। क्या है, इंप्रूवमेंट किस तरह से है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। योर आंसर विल बी कंप्लीट। ठीक है, तो ये इसका आंसर लिखने का तरीका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये भी क्या है, आपके पास वर्ल्ड ज्योग्राफी में से आता है। क्लियर है, ये भी क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी में से आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया 10 मार्क्स का, तो आपका अप्रोच जो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहां पर आपको तीनों चीजें लिखनी है, इंट्रो भी लिखना है, बॉडी का पार्ट भी लिखना है, और कंक्लूजन भी लिखना है। क्लियर, क्योंकि आपके पास 150 वर्ड्स हैं। क्लियर है, तो 150 वर्ड्स में आपको क्या है, ये आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अप्रोच थोड़ी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है डिफाइन इंसोलेशन। ठीक है, डिफाइन इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब सूर्यातप। ठीक है, सूर्यातप। ठीक है, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उसको इंसोलेशन कह रहे हैं। ठीक है,
फिर कहता है एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन अर्थ्स एनर्जी बैलेंस। क्या मींस इंसोलेशन को परिभाषित करें यानी सूर्य तप को परिभाषित करें और पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन में इसकी महत्ता बताइए। ठीक है कि पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन में ये कितना महत्वपूर्ण है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज इन, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज इन, ठीक है, एनर्जी बैलेंस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का जो ऊर्जा संतुलन है उसके अंदर ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है, महत्व रखता है, महत्ता बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिफाइन इंसोलेशन कर देंगे, जो भी आपको लिखना है 20 से 25 वर्ड्स में। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, इंट्रो हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इंट्रो हो जाता है। इंट्रो में आप चीजें लिख देंगे। ठीक है, तो फिर आप बात करेंगे किसके बारे में, ये एक पार्ट हो गया और इसके अंदर आपके पास कीवर्ड इंसोलेशन हो गया। अब यहां पर आता है अर्थ्स एनर्जी बैलेंस, कीवर्ड एक हो गया, और इस दूसरा आता है इसका सिग्निफिकेंस, किससे रिलेट कर रहे हैं आप। ठीक है, इंसोलेशन से, जो सूर्य का जो सूर्य से ऊर्जा जो पृथ्वी को प्राप्त हो रही है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। द एनर्जी विच इज रिसीव्ड इनकमिंग सोलर रेडिएशंस जो हैं दोज आर इंपॉर्टेंट। तो वो किस तरह से क्या है, हीट बैलेंस से रिलेट करती हैं। तो यहां पर क्या है, एनर्जी बैलेंस का मतलब ये है कि वो हीट कितनी ले रही है। ठीक है, अब हीट जो अर्थ को मिल रही है, क्या है, अर्थ को जो हीट मिल रही है, जो भी मिल रही है मोस्टली, वो कहां से आ रही है, सन से आ रही है। ठीक है, तो अर्थ क्या कर रही है, हीट ले भी रही है और हीट क्या है, रिलीज भी कर रही है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, अर्थ के ऊपर हीट जो होता है वो बैलेंस्ड रहता है। क्या होता है, बैलेंस रहता है। तो ना तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है और ना ही अर्थ का टेम्परेचर क्या है, गिरता है, जिससे क्या है कि अर्थ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट क्या है, फिक्स रहता है, जिससे यहां पर लाइफ सस्टेनेबिलिटी रहती है, यानी पृथ्वी पर जीवन है। उसको इसी को क्या है, गोल्डीलॉक जोन भी बोल देते हैं। क्या, तो यहां ही आपको ध्यान रखना है कि इंसोलेशन से कितनी ऊर्जा मिल रही है अर्थ को और अर्थ कितनी रिलीज कर रहा है, ये पूरा का पूरा रिलेशनशिप आपको क्या है, इसमें मेंशन करना है और ये बताना है कि इंसोलेशन से अर्थ का जो एनर्जी बैलेंस है या हीट बैलेंस है वो क्या करता है, मेंटेन रहता है। और अगर ये ना हो, ठीक है, ये ना हो तो अर्थ, अगर मान लो यहां से एनर्जी ना मिले तो अर्थ से क्या है, एनर्जी रिलीज होना ज्यादा हो जाएगी, और क्योंकि रिलीज एनर्जी ज्यादा होगी और अर्थ के पास एनर्जी कम होगी, इसलिए टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, टेम्परेचर गिरेगा, जिसकी वजह से लाइफ सस्टेनेबिलिटी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो बैलेंस है यही क्या कर रहा है, अर्थ को सस्टेन करके रख रहा है, अर्थ को सतत रख रहा है, धारणीय रख रहा है। और इसी को हम कह रहे हैं, यहीं से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की चीज आ जाती है। ठीक है, तो यही क्या कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली कर क्या रहा है कि इस जो एनर्जी बैलेंस है, हीट बैलेंस है, इसको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, इसी को क्या करता है, वो डिस्टर्ब करता है, जिससे क्या है, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये इसका आपको लिखना नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये ग्लोबल वार्मिंग वाला इसके अंदर नहीं लिखना आपको, कहीं पूछा नहीं गया आपके, कहीं आप ग्लोबल वार्मिंग वाला लिख दें तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, बात सही है, क्लियर है, ग्लोबल वार्मिंग से ऐसा हो रहा है, लेकिन आंसर इसकी डिमांड नहीं कर रहा है, क्वेश्चन जो है उसकी डिमांड नहीं कर रहा, तो ये आपको नहीं लिखना है। ये सिर्फ बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग से जो हीट बैलेंस है वो जो हो रहा है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये चीज आपके पास में आ जाती है कि इस तरह से आपको ये क्या आंसर लिखना है। और फाइनल में आप कंक्लूजन में लिख देंगे कि इंसोलेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो शॉर्ट में फिर आप हल्का सा इंसोलेशन को हल्का सा डिफाइन कर देंगे, जो आपने 20-25 वर्ड्स में लिखा उसको सिर्फ 5-7 वर्ड्स में रिकवर कर लीजिए और फिर एक कंक्लूजन लिख दीजिए कि इसलिए इंसोलेशन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास आ जाती है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन 10 मार्क्स का, ध्यान रखिए। अभी हमने 5 मार्क्स के पढ़े थे, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन भी क्या है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अब इसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसी तरीके से क्या है, आपको इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के बारे में बात करनी है। अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्विन डेफिसिट। ठीक है, दोहरे घाटे या जुड़वा घाटे का क्या मतलब होता है, क्या हम जानते हैं हम उसके बारे में। दूसरा, विच डेफिसिट इज मोर डेंजरस फॉर अ कंट्री, कौन सा घाटा किसी देश के लिए, ठीक है, कौन सा
घाटा किसी देश के लिए अधिक हानिकारक है, खतरनाक है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आपको ध्यान रखना है कि ट्विन डेफिसिट हम किसको कहते हैं, दोहरा घाटा क्या होता है। तो यहां पर आपको पहले क्या है, दोहरे घाटे के बारे में क्या है, डेफिनेशन लिख देनी है कि दोनों दोहरे घाटे हम किसको बोलते हैं। तो एक तो ध्यान रखिएगा, दोहरा घाटे में एक तो होता है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी चालू खाते पर जो घाटा होता है वो, और एक होता है आपके पास फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, राजकोषीय घाटा जो है इसे हम कहते हैं, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो ये दोनों जो चीजें होती हैं इसको हम क्या कह देते हैं, दोहरा घाटा। ये जो इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ, मतलब दोनों होने लग जाते हैं, तो हम उसको कह देते हैं ट्विन डेफिसिट। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें से ज्यादा खतरनाक कौन है। ठीक है, ज्यादा खतरनाक कौन है। ठीक है, वैसे तो दोनों ही खतरनाक है अपने लेवल पर। ठीक है, अगर आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट है, क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, या बीओपी जो बैलेंस का प्रॉब्लम आती है आपके पास में, चीजें आती है, तो उससे ये होता है कि आपके जो एक्सपोर्ट कर रहे हो आप वो कम कर रहे हो, और इंपोर्ट जो है वो आपका ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, आयात ज्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है। मींस अगर आप बाहर से चीजें लोगे ठीक है, अगर आप बाहर से चीजें लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरेक्स चाहिए, विदेशी मुद्रा चाहिए, और विदेशी मुद्रा लेने के लिए फिर आपको कुछ और काम करने पड़ेंगे यदि करंट अकाउंट के अंदर आपके पास में क्या रहता है, डेफिसिट रहता है या और चीजें रहती है। दूसरी चीज ये आती है कि फिस्कल डेफिसिट जो इंटरनली जो हमारे पास इकोनॉमी रन कर रही है, वहां पर अगर गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, और रेवेन्यू यानी राजस्व जो है गवर्नमेंट की, जो जिसको हम आय बोलते हैं सामान्य भाषा में, वो अगर कम है, ठीक है, तो वहां पर क्या है, वो क्या हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए किसी भी कंपनी को ले लीजिए, किसी कंट्री को ले लीजिए, या किसी को भी ले लीजिए, अगर वो घाटे में चल रही है क्या है, अगर वो घाटे में है तो उसकी क्या है, क्रेडिबिलिटी, साख क्या है, गिरती है। क्या होती है, साख गिरती है। अगर वो घाटे में है, अगर वो घाटे से साख गिरती है, तो उसको क्या है, मार्केट में जाना है, कोई काम करने हैं, कुछ भी करने हैं, तो उसको क्या है, इजीली उसकी वैल्यूएबिलिटी नहीं रहती। जब क्रेडिट गिर गई तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, गिरने लग जाती है, जिससे वो कोई काम कर रही है या कोई कुछ भी कर रहे हैं XYZ, या हम बाहर से कुछ लेना चाहें या और करना चाहें, तो हमें क्या है, कंडीशंस अलग लगाई जाएंगी। क्या कंडीशंस क्या होंगी, अलग लगाई जाएंगी। और अगर आप फायदे में होते हैं, क्या फायदे में होते हैं, तो आप अपनी कंडीशंस को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये चीजें आती हैं। तो पहले तो आपने इसको दोनों को डिफाइन कर दिया, फिर हम बात कर लेते हैं कौन सा घाटा ज्यादा हानिकारक होता है। तो ध्यान रखिएगा, वैसे तो दोनों ही क्या है, इस तरह से हैं, लेकिन जो फिस्कल डेफिसिट होता है, यानी राजकोषीय घाटा जो होता है, वो क्या होता है, ज्यादा हानिकारक होता है, खतरनाक होता है किसी भी देश के लिए। ठीक है, किसी भी देश के लिए क्या ज्यादा हानिकारक है, खतरनाक होता है। ठीक है, वो इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए फिस्कल डेफिसिट जरूरत से ज्यादा, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, दुनिया के सारे देश जितने भी हैं, ठीक है, वो डेफिसिट में ही चल रहे हैं, घाटे में ही चल रहे हैं। ठीक है, फायदे में नहीं है कहीं पर भी। अगर आप देख लीजिएगा, सबका क्या है, डेफिसिट में है, बजट जो भी वो व्हाटएवर डेफिसिट में है। तो वहां पर क्या है कि एक लिमिट रखी जाती है कि इतनी लिमिट, ठीक है, तक क्या है, वो कंट्री सस्टेन कर सकता है, लंबे टर्म तक चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी एक सरकार चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर वो उस लिमिट को क्रॉस करते हैं, क्या करते हैं, लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो फिर क्या है, उसकी साख गिरती है। अब साख गिरने से होता क्या है, व्हाट हैपेंस, ठीक है, साख गिरने से क्या होता है, व्हाट हैपेंस बाय, ठीक है, तो उसको क्या है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो मिलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। यानी विदेशी निवेश जो होता है वो मुश्किल मिलता है। क्या होता है, मुश्किल मिलता है, क्योंकि जब आप घाटे में होंगे, क्या होंगे, घाटे में होंगे, तो कोई भी आपके अंदर, आपकी कंपनी या आपके देश में निवेश करना नहीं चाहेगा जल्दी से। क्या है, जल्दी से निवेश करना नहीं चाहेगा। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखिए कि आज ग्लोबलाइजेशन के टाइम में, ठीक है, कोई भी कंट्री इकलौता नहीं रह सकता, उसे विदेशों से संबंध रखना आवश्यक है। He has to have relation with
आउटर वर्ल्ड, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के टाइम में यू हैव टू हैव रिलेशंस विद आउटर वर्ल्ड। आप अपने आप से सब कुछ नहीं चला सकते, ठीक है। कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपको बाहर से लेनी ही पड़ेगी। अब बाहर से लेनी पड़ेगी तो आपको फॉरेक्स की जरूरत पड़ेगी। क्या कर पड़ेगी? फॉरेक्स की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? फॉरेक्स की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। तो उस कंडीशन में आपको क्या चाहिए? फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो किसी भी तरीके से हो, चाहे एफडीआई हो, चाहे एफआईआई हो, ठीक है, चाहे वो डोनेशन फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे वो किस फॉर्म में हो, डोनेशन फॉर्म में हो, ठीक है। कोई कंपनी किसी कंपनी में तभी पैसा लगाएगी जब उसको लगेगा, ठीक है, कि वहां की जो कंपनियां हैं वो हमें फायदा दे सकती हैं, तभी वो क्या करेगी? पैसा लगाएगी। तो ये चीजें क्या है, मुश्किल हो जाती हैं जब क्या कर रहे हैं, आपके पास में जरूरत से ज्यादा क्या हो जाता है? फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। जरूरत से ज्यादा क्या हो जाता है? फिस्कल डेफिसिट हो जाता है, राजकोषीय घाटा हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, फिर मैं आपको कहूं, दोनों ही क्या है? खतरनाक हैं। अगर लिमिट से बाहर जाते हैं तो दोनों ही क्या हो जाते हैं? खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि ये आपके लिए ज्यादा खतरनाक है, खास करके जब हम चाइना की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम चाइना की बात कर रहे हैं, इसका एक स्टार्क एग्जांपल आता है चाइना। चाइना के अंदर जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस में है। यानी चाइना में क्या है कि जो चालू खाते पर है वो बहुत ज्यादा अधिक है, ठीक है। लेकिन उसका फर्क ये पड़ रहा है कि चाइना के अंदर क्या है कि चाइना किस पे डिपेंड कर रहा है? टोटली एक्सपोर्ट के ऊपर। चाइना की जो आज इकोनॉमी है वो टोटली क्या हो रही है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो रही है, एक्सपोर्ट डोमिनेटेड हो रही है, ठीक है। मींस जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, ठीक है, डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो क्या कर रही है? डाउनग्रेड हो रही है। क्या हो रही है? डाउनग्रेड हो रही है। मींस स्थानीय स्तर पर जो लोगों की आय है, या जिसको हम कह लें वो इनकम है, वो क्या हो रही है? गिरती जा रही है। क्या हो रही है? गिरती जा रही है। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो गिरता जा रहा है। क्या? वो गिरता जा रहा है। और उसको संभालने के लिए चाइना का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा होता जा रहा है। क्या? चाइना का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज यही आती है कि काफी टाइम, कुछ टाइम तक तो क्या है, आप इसे संभाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या? कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपने इस करंट अकाउंट से क्या किया? इसे संभाल लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जब ये पूरी तरीके से क्या हो जाए कि डोमेस्टिकली सारी इंडस्ट्रीज अगर आप खत्म कर देंगे, क्या कर देंगे? डोमेस्टिकली इंडस्ट्रीज खत्म कर देंगे और सारा का सारा ध्यान आपका किस पे रहेगा? एक्सपोर्ट पे रहेगा, ठीक है। तो डोमेस्टिकली जब अगर कंजम्पशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो वो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं आपकी, वो आप चला ही नहीं पाएंगे। क्या करेंगे? चला ही नहीं पाएंगे। तो जिससे क्या है, क्या कि इकोनॉमी ही खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। फिर आप इस करंट अकाउंट से कुछ भी नहीं कर सकते। क्या है? करंट अकाउंट से आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप में प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? क्या आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे किसी चीज को? क्या करेंगे? क्योंकि कंपनीज क्या करेंगी? वहां से छोड़कर बाहर निकल आएंगी। क्या होंगी? कंपनीज बाहर निकल आएंगी, अपने जो भी उनका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है और सिस्टम है, उस चीजों को क्या करेगी? निकलकर बाहर निकल आएंगी। और जब वो आपको काम ही नहीं मिलेगा तो आप इस करंट अकाउंट को, जो आपके पास सरप्लस एक्स्ट्रा पड़ा है, उससे आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? ठीक है। तो इसलिए क्या है कि दिस फिस्कल डेफिसिट इज मोर इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल। इसको क्या है, सबसे पहले इसको कंट्रोल करना क्या है, बहुत जरूरी होता है, जिससे आपकी साख जो क्या हो, क्रेडिट जो हो, वो बाहर दूसरे कंट्रीज में या इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो, डेवलप हो। अगर ये सही है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको लोन मिल सकता है, आपको क्रेडिट मिल सकता है, आपको सारी चीजें क्या हो सकती हैं, अवेलेबल हो सकती हैं। क्योंकि उन्हें ये पता है कि आज अगर हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो लंबे टाइम में उस चीज को हम वापस क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वी कैन गेट इट बैक। ठीक है, हम वापस उस चीज को प्रॉफिट से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्योंकि यहां पर क्या है,
इतना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं है, या फिस्कल डेफिसिट प्लस में आ रहा है, जो फिस्कल है जो प्लस में आ रहा है, इसलिए हम यहां से निकाल पाएंगे। और अगर यही बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो डोमेस्टिकली आप पूरी तरीके से प्रोडक्शन वगैरह सारा क्या है आपका गिरना शुरू हो जाएगा। और यही चीज आज क्या हो रही है, चाइना में हो रही है। क्योंकि चाइना में सरकार ने क्या किया था, यही किया था कि जो पैसा बाहर से आ रहा था उसी पैसे से चाइना की इकोनॉमी को उसने क्या है चलाने की कोशिश की थी। क्या है, चाइना की इकोनॉमी को चलाने की क्या है कोशिश की थी। अब तक वो चल रही थी, लेकिन फिलहाल उसकी इकोनॉमी काफी ज्यादा मतलब ऐसी पोजीशन पे है कि कुछ सालों में हो सकता है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए। क्योंकि चाइना काफी ज्यादा क्या कर रहा है, अभी काफी ज्यादा इंसेंटिव्स दे रहा है इकोनॉमी को रन करने के लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, बट जो लेवल ऑफ इनकम है वो काफी ज्यादा नीचे गिर चुका है, जिससे लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो अगर खर्चा नहीं करेंगे तो डोमेस्टिकली क्या होगा, कंजम्पशन नहीं होगा। और डोमेस्टिकली अगर कंजम्पशन नहीं होगा तो टैक्सेस नहीं आएंगे। ठीक है, डोमेस्टिकली अगर कंजम्पशन नहीं होगा तो टैक्सेस नहीं आएंगे, और अगर टैक्सेस नहीं आएंगे तो आपको फिस्कल डेफिसिट को क्या करना पड़ेगा, पाटने के लिए, फिस्कल गैप को करने के लिए जो भी आपके पास रिसोर्सेज आपने संभाल के रख रखे हैं या सरप्लस पड़े हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। और मे भी यहां से भी क्या है वो यूज होना शुरू हो जाए और ये धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाए, और लंबे टाइम में ये भी क्या हो, काफी ज्यादा गिर जाए और उस कंडीशन पे आ जाए कि आप उसे सस्टेन ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपके लिए कौन सा डेफिसिट इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर वही बात, डेफिसिट को दोनों को ही कंट्रोल करना है। ठीक है, दोनों डेफिसिट्स को क्या करना है, कंट्रोल करना है, दोनों को रखना है कि कौन सा रखना है हमें। क्या अगर दोनों 5+ में है, सरप्लस में है, तो बहुत अच्छी बात है किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, पर उसमें भी क्या हो जाती है कि अगर जरूरत से ज्यादा ये सरप्लस में हो जाता है, क्या हो जाता है, तो भी क्या है कि ये प्रॉब्लम क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, जो खास करके करंट अकाउंट का जरूरत से ज्यादा सरप्लस आ जाता है, तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, फिर वो आपको करेंसी मैनिपुलेट करनी पड़ती है। वो फिर किसी और वीडियो में क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे। आज सिर्फ हम इस क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं जो आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं जब आप क्या करेंगे, आंसर को लिखेंगे। ध्यान रखिए, पूरा आंसर आपको बता दिया गया, आपको किस तरह से लिखना है, कौन सा घाटा है। लिखेंगे आप यही कि दोनों घाटे क्या है, खतरनाक है, लेकिन जब हमें एक को चुनना है तो हम इसे चुनेंगे और ये कारण है इसके। ठीक है, इसके ये क्या है, कारण है। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट अगर कंट्रोल्ड है या फिस्कल स्पेस बहुत अच्छी है किसी भी कंट्री की, ठीक है, तो वो करंट अकाउंट को लंबे टाइम में क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉर उसके जरिए क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। पर अगर ये लंबे टाइम में इस तरह से चला जाता है तो क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो ये ठीक है, आज के वीडियो में हमने कुछ क्या है, क्वेश्चंस को क्या किया है, डिस्कस किया कि भाई किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं और क्या क्या पॉइंट्स आपके पास में उसमें होने चाहिए। तो देखिए, जरूरत से ज्यादा सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया था। यहाँ चाइना का एग्जाम्पल आपको नहीं लेना है, नहीं लिखेंगे आप चाइना का एग्जाम्पल कि चाइना में ऐसा हो रहा है या हो सकता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपके पास में आ जाती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम कुछ और क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी आपका कोई कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।